नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एड्यू सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मिलकर करने वाले हैं यूनियन बजट 2026-27 का पूरा पोस्टमार्टम। मतलब इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए, आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, इस बजट का जो पूरा सार है, जो आत्मा है, वो इसकी टैगलाइन में ही है, भाषण नहीं, सुधार। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का फोकस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने पर नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत बदलने वाली पॉलिसीज पर है। और हाँ, यहीं से, इन्हीं सुधारों से हमारे एग्जाम के लिए सवाल निकलकर आएंगे। अब देखो, किसी भी बजट को समझने से पहले ना हमें देश की आर्थिक हालत को समझना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर इलाज करने से पहले सारी रिपोर्ट्स चेक करता है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम उन बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जिन पर यह पूरा बजट खड़ा है। और इस रिपोर्ट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है राजकोषीय घाटा, जिसे हम इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसे जीडीपी के 4.3% पर रखने का टारगेट सेट किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये पिछले साल के 4.4% से बस थोड़ा ही तो कम है, लेकिन इकोनॉमी की दुनिया में ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए अगली स्लाइड में इसको और आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो इसको ना आप अपने घर के बजट से समझिए। मान लीजिए आपकी कमाई है 100 रुपए और खर्चा है 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का अंतर है, यही आपका घाटा है। ठीक वैसे ही राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है। और ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कम उधार लेना पड़ रहा है। और जितना कम उधार, उतना ही कम ब्याज का बोझ हमारे भविष्य पर पड़ेगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार टोटल खर्चा कितना करने वाली है। तो ये आंकड़ा है 53.5 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये पैसा आखिर खर्च होगा कहां पर। और यहीं पर एंट्री होती है इस बजट के असली हीरो की, जिसका नाम है पूंजीगत व्यय, या जिसे हम शॉर्ट में केपेक्स कहते हैं। इस पर सरकार खर्च करने जा रही है पूरे 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा आप दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत जरूरी है। अब चलिए समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है। देखिए, सरकार के दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है रोजमर्रा का खर्च, जैसे सैलरी देना, पेंशन देना। और दूसरा होता है कैपेक्स। कैपेक्स वो पैसा है जो देश का भविष्य बनाने में लगता है, जैसे नई सड़कें बनाना, नए पोर्ट्स, नए स्कूल, नए अस्पताल बनाना। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जिसका फायदा हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। इसीलिए जब भी कैपेक्स बढ़ता है, तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मजबूत और अच्छा संकेत माना जाता है। और ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रहा है? एक ऐसी इकोनॉमी में जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अनुमान है कि हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। अब ये रियल का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि इसमें से हमने महंगाई के असर को हटा दिया है। और अगर हम महंगाई को भी इसमें जोड़ दें, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.5% के आसपास रहेगी। इस सेक्शन का आखिरी और बहुत जरूरी आंकड़ा है ऋण जीडीपी अनुपात। ये अभी 55.6% है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर देश की कुल कमाई 100 रुपए है, तो उस पर 55.6 रुपए का कर्ज है। सरकार ने एक लंबा टारगेट सेट किया है कि 2030-31 तक इसे घटाकर 50% पर लाया जाएगा। ये देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा और जरूरी कदम है। तो हमने अभी तक बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे आंकड़े देख लिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। इन नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण करना। और इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा रोड मैप 3 मजबूत पिलर्स, या कह लीजिए कि 3 कर्तव्यों पर टिका हुआ है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये 3 पिलर्स एकदम साफ हैं। पहला, देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर ग्रोथ को रफ्तार देना। दूसरा, हमारे देश के युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ ये पक्का करना कि विकास का फायदा देश के हर नागरिक तक, आखिरी इंसान तक पहुंचे। तो चलिए पहले पिलर को थोड़ा और समझते हैं। विकास को गति देना, लेकिन कैसे? इसका जरिया होगा मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को और मजबूती देना।
कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे देश में ही बने। इससे क्या होगा? एक तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, देश में नए रोजगार पैदा होंगे। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी यानी हमारे युवाओं पर फोकस्ड है। यहां पर जोर सिर्फ कागज की डिग्री देने पर नहीं है, बल्कि स्किल डेवलपमेंट पर है। मतलब युवाओं को वो प्रैक्टिकल हुनर सिखाना जिसकी आज इंडस्ट्री को सच में जरूरत है, ताकि पढ़ाई खत्म करते ही उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। और तीसरा पिलर जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। कोई भी पीछे न छूटे, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, किसी भी समुदाय का हो। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हमने विजन समझ लिया, पिलर समझ लिए, पर अब हम ये देखेंगे कि इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में क्या क्या कॉन्क्रीट कदम उठाए जा रहे हैं, और यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनेंगे। तो सरकार का सबसे बड़ा दाव है ह्यूमन कैपिटल पर, यानी हम और आप पर। शिक्षा के क्षेत्र में 5 नए आईआईटी खोले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप को भी बढ़ाया जाएगा। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहां भी एक बहुत बड़ा पुश है। 7 नए एम्स खोले जाएंगे और साथ ही दूसरे स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स भी बनेंगे। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारे देश में। छात्रों के पास डिग्री तो होती है, पर इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो नहीं होती। इसी गैप को भरने के लिए एक नई समिति बनाई जा रही है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट यानी ईईई समिति। इसका काम ही ये होगा कि कॉलेज के सिलेबस को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया जाए। और आज के डिजिटल जमाने को देखते हुए एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पहल की गई है। देश के 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। सोचे, यहां बच्चों को वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स सिखाई जाएंगी। ये वो स्किल्स हैं जो आने वाले कल की सबसे बड़ी जरूरत है। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर 2 बड़े मिशंस पर आपको खास ध्यान देना है। पहला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2000 चुनो। आज हर चीज में चिप लगती है, फोन से लेकर कार तक। तो इस मिशन का मकसद है भारत को चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनाना। और दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ बायोफार्मा शक्ति मिशन लॉन्च हुआ है। इसका लक्ष्य है भारत को दवाइयों और वैक्सीन की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी बदलावों को समझेंगे और फिर फटाफट उन सारी की पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। टैक्स में 2 बड़े बदलाव हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला, जो लोग शेयर बाजार में वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों को एक राहत दी गई है। उनके लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट को कम किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि वो और ज्यादा पैसा देश में इन्वेस्ट कर सकें। और टैक्स सुधारों में जो सबसे बड़ी खबर है वो है नया आयकर अधिनियम। इसकी तारीख नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। इसका मकसद सालों पुराने और उलझे हुए टैक्स कानूनों की जगह एक सरल, सीधा और पारदर्शी सिस्टम लाना है, ताकि एक आम इंसान भी इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए, सब कुछ रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट। तो मैं सवाल पूछूंगा और आप मन में जवाब सोचिएगा। तैयार है? पहला सवाल, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? सोचिए। सही जवाब है 4.3%। सवाल नंबर 2, कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय के लिए कितनी रकम आवंटित की गई है? याद आया, 12.2 लाख करोड़ रुपए। तीसरा, बायोफार्मा शक्ति मिशन का बजट कितना है? यह आसान है, 10,000 करोड़ रुपए। चौथा, किस आईआईटी के विकास पर विशेष फोकस है? यह है आईआईटी पटना। और आखिरी सवाल, नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा? बिल्कुल सही, 1 अप्रैल 2026। अगर आपको ये पांचों याद है तो आपकी तैयारी सही ट्रैक पर है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे बजट को एक लाइन में समझें तो इसका फोकस आज की छोटी मोटी राहत देने के बजाय कल के भारत के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने पर है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी भारत को 2030 तक सच में एक आर्थिक महाशक्ति बना पाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।